हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जो कि 500 शब्दों के अंतर्गत वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों जब से हमें पता चला है कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई जो आई है, सेमेस्टर बेस एग्ज़ाम हो रहे हैं बीए में, उन सभी के जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस जो है एक हो गए हैं। और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आ सकता है। ये आपके राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, DDU में, या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा जा सकता है। क्योंकि जब से जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तब से जो है सभी सिलेबस जो है एक समान कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। यानी कि मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड दोनों में से एक एक वर्ड को लिया गया है, दो जो सचिव थे उनको और एक वायसराय थे उनको। उन्होंने जो है 1919 में जो है ये अधिनियम बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा जो है पारित किया गया अधिनियम था, यानी कि एक्ट था। और इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये किसी सुधार के लिए किया गया था। जैसे कि 1858 का अधिनियम था, उसमें भी कई सारी सुधार की बातें की गई थी और लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है बहुत सारी बातें इलाहाबाद में पढ़ी गई थी, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे जो है इसी प्रकार से जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो था, इसमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड यानी कि लॉर्ड मॉन्टेग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय के जो है वायसराय और सचिव थे, और इसे पारित किया गया था 1919 में। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है, यानी कि जो शासन चल रहा है उसकी जो है प्रगति है, उसको बढ़ाने के लिए है। इस अधिनियम को संप्रभु ने 23 दिसंबर 1919 को स्वीकृत किया था। इसके अनुसार परिषद में 8 से 12 सदस्य ही रहेंगे। यानी कि यहाँ पे परिषद की बात हो रही है, जिसमें कि 8 से 12 सदस्य ही रहेंगे, और 23 दिसंबर 1919 को जो है इसे स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य बिंदुओं में, यानी कि इसके मुख्य बिंदु की बातें की जा रही हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एक्ट की भूमिका में इस अधिनियम के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि इस एक्ट की भूमिका, जो इसकी भूमिका है, पहले जो कोई भी बुक होती है या कोई भी चीज़ होती है उसमें पहले भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात यहाँ की जा रही है। इंट्रोडक्शन में जो है इसके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। इस एक्ट ने अगस्त 1917 को की घोषणा को कानूनी रूप प्राप्त किया। यानी कि 1917 में जो घोषणा हुआ था उसको जो है कानूनी रूप प्राप्त किया। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन, यानी कि ऐसी सरकार बनाई जाए, ऐसी उत्तरदायी सरकार जो कि अंग्रेजों के नीचे काम करे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन जो है उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए, यानी कि बनाई जाए। दूसरा जो चलिए देखते हैं, दूसरा कहा जा रहा है कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अब भारतीय सदस्यों की संख्या 1 के स्थान पर 3 कर दी गई, परंतु कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी जो थी उसमें जो है 1 के स्थान पर 3 कर दी गई सदस्यों की संख्या, लेकिन यह जो है उत्तरदायी नहीं थी विधानमंडल के, तो इसका जो है उतना अच्छा रोल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन कर दिए गए, एक का नाम राज्य परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा रखा। राज्य परिषद में प्रांतों तथा विशेष हितों तथा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, जबकि विधान परिषद में साधारण वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। यानी कि यहाँ पे अगला कहा जा रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन कर दिए गए, यानी कि जो विधानमंडल था उसका 2 सदन कर दिया गया, और एक का नाम परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा रखा गया। राज्य परिषद में प्रांतों और विशेष हितों तथा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, और जबकि विधानसभा में साधारण वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। ये इसकी विशेषता थी। अगला जो है प्रशासकीय विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया। यानी कि जो प्रशासकीय विषय थे उनका केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया। रेल, डाकतार, संचार व्यवस्था, यातायात तथा वृत्त अर्थात संपूर्ण देश से संबंधित विषय केंद्र को सौंपे गए। अगला आपका पॉइंट है, भारतीय हितों की रक्षा के लिए लंदन में भारत सरकार की ओर से एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और मशीनरी आदि खरीदने के
काम इसको सौंपा गया। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारत के हित थे, जो सारी अच्छी चीज़ें थी भारत की, उनकी रक्षा करने के लिए जो है लंदन में भारत सरकार की ओर से जो है एक हाई कमिश्नर को जो है नियुक्त किया गया, यानी कि लगाया गया। और इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और मशीनरी आदि खरीदने का काम इसको सौंपा गया। यानी कि जो कमिश्नर थे उनको विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करनी थी और मशीनरी आदि खरीदने का काम करवाना था। अगला जो पॉइंट है इस 1858 नहीं है, ये 1919 है। 1919 के अधिनियम का प्रांतीय विधानमंडलों में से एक ही सदन था जिसे विधान परिषद कहा जाता था। इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इसमें 75% सदस्य निर्वाचित होते थे। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल था, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि दो तरह के मंडल थे, एक परिषद और एक विधानमंडल। तो यहाँ पे जो है प्रांतीय विधानमंडल में एक ही सदन था जिसे विधान परिषद कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे विधान परिषद की बात हो रही है, जिससे कि प्रांतीय विधानमंडलों में एक सदन रहता था। इसके तहत सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यानी कि इसके जो सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई। इनमें 75% सदस्य निर्वाचित होते थे। यानी कि इनमें जो है 75% सदस्यों को जो है लिया जाता था। अब निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष हो गई थी, परंतु इसमें सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की ओर भी अधिक प्रोत्साहन दिया गया। अब सिखों को भी अपने प्रतिनिधि अलग अलग भेजने का अधिकार दिया गया। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष नहीं होती थी, प्रत्यक्ष होती थी, और इसमें अलग अलग जाति धर्मों के लोग भी अब भाग ले सकते थे, प्रोत्साहन मिलता था। इसीलिए जो है सिखों को भी अपने प्रतिनिधि अलग भेजने का अधिकार मिल गया। अगला जो है आपका भारत मंत्री और उसके कर्मचारियों का वेतन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। इस परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। यानी कि भारत में जो मंत्री थे और कर्मचारी थे उनको जो है वेतन अब कहाँ से दिया जा रहा था, ब्रिटिश राजस्व से दिया जा रहा था। और इस परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। यानी कि जो ये परिषद थे उसकी संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। भारतीय मामलों पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया। इसके कुछ अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिए गए। यानी कि भारतीय मामले में जो भारत का मंत्री होता था उसका नियंत्रण कम हो गया और उसके कुछ अधिकार जो है गवर्नर जनरल और परिषद को दे दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी 1919 अधिनियम की जो धाराएं थी उसकी उनकी विशेषताएं थी, ये जल्दी याद नहीं होंगी क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा दिया गया है। उनको याद करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो आपको कई बार रटना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।